ऐसे। ओके, आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात करें, जो लेटिक्स कोड है उसकी बात कर रहे हैं ना? जी एग्जैक्टली, हाँ जी। ओके, इसको देखते हैं कि इसमें कहाँ पर मिस्टेक है। बिगन केसेस एंड लाइन नंबर 4 में मिस्टेक है। लाइन 4 में एंड CASES। केसेस हो जाएगा। जी जी, जो आपने बिगन किया वही यस, आप एंड ओके। करेंगे ना? ओके, रन हो गया, सही 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 सही। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई जी क्वेश्चन बस है? यही था मैं। सर, जो कल हमने फंक्शंस में काम किया था, फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन करवाते हैं, वो तो आ गई थी समझ। लेकिन लास्ट से हम जो लूप्स पे काम कर रहे थे, एक तो इंटरनेट कनेक्शन तब थोड़ा वीक था, तो तब उसकी समझ कम आई थी। ओके। और लेक्चर भी नहीं शेयर हो सका शायद आपसे, तो इस वजह से भी उसको नहीं देख सके अच्छे से ना, जो लूप्स पे वर्किंग की थी ना हमने। हम्म। उसमें कोई तो स्पेसिफिक बाकी जो आपका? फंक्शंस वाला था उसको कैसे, उसमें सर सबसे पहले हमने वाइल करवाया था, वो तो आपने बता दिया था कि अगर हम नीचे कंडीशन इंक्रीमेंट का नहीं बताएंगे तो वो इन्फिनिट लूप है, वो चलता जाएगा। हम्म। वो तो क्लियर था। तो उसके बाद आपने वो रेंज फंक्शन का थोड़ा सा बताया था, हम्म। ऑलमोस्ट वो भी क्लियर था। लेकिन ओके, जहाँ से फॉर लूप का बताना स्टार्ट किया था ना, वहाँ से, जहाँ से फॉर लूप का बताना स्टार्ट किया था वहाँ से मेन नेक्स्ट हुई जाएगी। ठीक है। वैसे वो जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में मेरे ख्याल में ना वो ठीक है। जो इंटरनेट का इशू था अभी, तो उसमें वो ठीक चल रहा है। वो मैंने अपलोड कर दी है वीडियो। लेकिन आज मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, टाइम नहीं मिला था, तो शाम टाइम ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। तो आप उधर से अगर देख लेंगे, अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जी है तो जी। वो आप पूछ लें, वो मैं बता देता हूँ। या फिर अगर कहते हैं तो मैं स्क्रीन नहीं शेयर सर करके। जी, मैं उससे ही दे, उसका एक दफा से ओवरव्यू दे दें जो कल लास्ट में करवाया था, और नेक्स्ट फिर देख लेंगे, अगर उसमें कोई इशू है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ओके, आप कह रहे हैं फॉर लूप से, ठीक है। ये जी रेंज फंक्शन सर। आपको क्लियर हो गया था कि रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर के लिए। लाजमी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास कोई और डाटा नहीं था, तो इसलिए हमने रेंज के थ्रू डाटा को अरेंज कर लिया कि डाटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो फॉर लूप बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास यहाँ पर कोई भी वैल्यूज होनी चाहिए, लिस्ट हो तब भी ठीक है। रेंज 5 का मतलब था कि 0 से लेकर 4 तक 5 वैल्यूज, कि हमारा जो लूप है वो 5 बार रन करेगा। ठीक है, आगे जो भी जी यहाँ सर। पर लाइन ऑफ कोड होंगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। मैंने प्रिंट एक्स किया था तो उसने एक्स को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं कुछ और काम उससे करवा देता तो वो वाला काम कर देता। ठीक है, यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी आपने काम करवाना है, जब लाइन ऑफ कोड होंगी उसको वो उतनी बार एग्जीक्यूट करेगा जितना यहाँ पे गिवन होगा। तो जी सर इसी को हम ठीक। प्रैक्टिस कर रहे थे, रेंज को डिफरेंट। जहाँ पर मैंने सिंपल रेंज 5 लिखा था तो इसका मतलब था 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे मैंने कर दिया कि स्टार्ट वो करे 2 से, हाँ, और स्टॉप या एंड जो है वो 10 है, और जो स्टेपिंग है जी वो जी। 2 है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्टेपिंग होती है वो 1 होती है। अब जो एग्जीक्यूट करेगा तो क्या आएगा, 2, 2 के बाद जी 4, 6 और 8, क्योंकि 2 की स्टेपिंग है और 10 तक जाएगा। जो लास्ट इसकी वैल्यू होती है ना वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 इंक्लूड जी नहीं सर था। ठीक अब जो 10 है तो वो 9 तक जाएगा, 2 की स्टेपिंग ले रहा है तो फिर 8 तक स्टॉप कर देगा। है। ओके। बाकी सर जी जी बताएं। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि जो फोर लूप है ये वर्क कैसे करती है। अब जैसे हमने आपने भी इसमें बताया था कि फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू होती है। अगर हम तीन उसमें फंक्शन में तीन वैल्यूज देनी है, फर्स्ट होगी, लास्ट होगी और नेक्स्ट उसमें स्टेप आएगा कि कितना स्टेप आता है। तो जब हम देखते हैं कि जब हमने इसकी फर्स्ट वैल्यू अगर 1 रखी हुई है तो 1 के बाद वो देखेगा कि 1 इज लेस देन जो हमारी लास्ट वैल्यू क्या उससे लेस देन है। उसके बाद वो अगर उसको क्या कहेगा, फिर वो नेक्स्ट इंटर होगा, नेक्स्ट की हमने जो कमांड दी हुई होगी कि वो प्रिंट एक्स को करे या जो भी करे, उसको प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट वो उसमें 1 स्टेप जो हमने दिया हुआ कि इतने स्टेप उसमें ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद फिर वो सेंटर पे जाएगा कि अब यहाँ से फिर से वो उसे ओके करवाएगा कि क्या अब ये वैल्यू उससे लेस है। इस तरह ये वर्क करती है। नहीं, फॉर लूप ऐसे वर्क नहीं करता। जो जो चीजें आप बता रही हैं ना, वो वर्क है रेंज का।
रेंज ऐसे वर्क करता है, रेंज ने वो तमाम की तमाम वैल्यूज को निकाल के रख देना है। फॉर ने तो सिर्फ आना है, देखना अच्छा ये वैल्यूज पड़ी हैं तो उसके अगेंस्ट उसने रन होना है। लेकिन जैसे अभी आप बात कर रही है ना कि वो स्टार्टिंग देखेगा, स्टेप देखेगा, फिर वो एंड पर आएगा कि एंड पॉइंट के वो लेस है या नहीं, वो सारे का सारा काम जो है ना वो रेंज के अंदर आता है। वो सारे का सारा काम रेंज ने करना है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप और जो भी उसकी स्टेपिंग है उसके अगेंस्ट जितने भी वर्किंग होगी वो होगी। ये वाला जो रेंज वाला फंक्शन है ये हमें वैल्यू सारी निकाल के दे देगा। फॉर आएगा, वो देखेगा इसमें इतनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उसके अगेंस्ट वो उतनी बार रन कर देगा। अगर मैं रेंज का फंक्शन यूज ही नहीं करता, मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज 3 5 7 8 9, ओके, तो ये मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी। ये एक लिस्ट है, लिस्ट को लिखने का स्टाइल ये होता है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज को लिखना है और कॉमर्स के साथ वो सेपरेटेड होंगी। ठीक है, अब लिखता हूँ फॉर एक्स इन, ओके मैं इसको लिस्ट का नाम दे देता हूँ, लिस्ट। जो लिस्ट है ना वो एक फंक्शन भी है, तो इसलिए मैंने LIS यूज किया ताकि वो ओवरलैप ना हो। इसका बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट। फॉर एक्स इन लिस्ट जो मैंने दी है, अब क्या करें, प्रिंट कर दे। ओके, मैं मार्कडाउन में तो नहीं लिख रहा हूँ। प्रिंट एक्स, ये वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी। तो जो रेंज का फंक्शन था ना वो हमें इस तरह की चीज प्रिपेयर करके देता है कि ये वैल्यूज हैं। फॉर का काम है उसमें जो भी चीज पड़ी हुई है वो उसको एक लिस्ट मिल जाएगी और उसके अगेंस्ट उसने वो रन कर देना है। फॉर ने ये वाला काम नहीं करना कि वो उससे लेस है या ग्रेटर है या स्टार्ट कहाँ से करना है। वो सारे का सारा काम कौन देखेगा, रेंज देखेगा। रेंज हम क्यों यूज कर रहे थे, हम ये लिस्ट नहीं बना रहे थे ताकि ये वाला काम हमें ना करना पड़े। हम सिंपल एक रेंज का फंक्शन यूज करते हैं, उसको बस वैल्यू देते हैं, वो खुद ब खुद लिस्ट जनरेट कर देगा, वैल्यूज जनरेट कर देगा, उसके अगेंस्ट फॉर रन हो जाएगा। ओके सर। सर अगर ये लिस्ट के अंदर नंबर्स ना होते, सिर्फ स्ट्रिंग्स होते, तब भी ये काम करता? तब हम कैसे करते, अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग होते, ठीक है, तब हमने क्या करना था, उसकी लेंथ के अगेंस्ट चलना था। ओके, मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग लिख दूँ, ओके मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, ओके एक बार ऐसे रन करके देखते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है वो इसके खत्म हो गए। अगर हम इस तरीके से रन करते हैं तो क्या करेगा, उसके जो स्ट्रिंग्स हैं, जो मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ फॉर्मेट उसका खत्म हो गया। लेकिन हम आमतौर पे ना जो चीज़ लिस्ट में होती है उसको हम प्रिंट करवा नहीं रहे होते। हमारा पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ है वो उतनी बार एग्जीक्यूट करे। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, हम चाहेंगे कि 3 बार एग्जीक्यूट करे, तो उसको फिर हम कैसे लेके चलते हैं, फिर हम कर लेते हैं लेंथ। लेंथ आ जाएगा, अब लेंथ आ गई 3। लेंथ एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मैं उसको, ओके मतलब लेंथ, लिस्ट की लेंथ करेंगे तो कितने आ जाएगा, जितने उसके अंदर वैल्यूज या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 3 है तो वो 3 आ जाएगा। अब 3 अगर यहाँ पे लिखूंगा 3 तो वर्क नहीं करेगा, उसके साथ मुझे फिर रेंज का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जो एक्चुअल यूज होगा ना उसमें हम इसको लिस्ट को प्रिंट नहीं करवा रहे होंगे, उसमें हम इस तरीके से यूज कर रहे होंगे। अगर हमारे पास कोई डाटा है या कहीं से हमें आउटपुट मिल रही है, हमने उसके अगेंस्ट कोड को स्पेसिफिक टाइम, मतलब जितनी उसकी आउटपुट है, जितने उसके एलिमेंट्स है, उतनी बार उसको रन करवाना है, तब हम इस तरीके से चलेंगे। और यहाँ पर हमारा कुछ भी कोड होगा हम उसको प्रिंट नहीं करवा रहे होंगे। तो हमने क्या किया, जहाँ पर जो भी लिस्ट आएगी ये हमें कहीं से मिल रही होगी, हम खुद से जनरेट नहीं कर रहे होंगे ये वाली लिस्ट। मतलब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें एक लिस्ट मिली है, उसी के अगेंस्ट हम आगे फर्दर लूप चलाना चाह रहे हैं, तो फिर हम इस तरीके से यूज करेंगे। उसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ उसकी तादाद बन जाएगी 3। लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब क्या है 3, और ये बन गया रेंज 3। रेंज 3 के अगेंस्ट हमने इसको रन कर दिया। सर एक सिंपल आउटपुट और लिस्ट में क्या डिफरेंस होना चाहिए होगा, सिंपल इनपुट और लिस्ट में? सिंपल इनपुट और लिस्ट में यस। मतलब, नहीं ये आपका अब क्वेश्चन, ये लिस्ट में भी जी जी थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, मैं जैसे आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया।
जी जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे पहले वर्किंग कर रहे थे जिसमें हम इन एज एन इनपुट यानी कि कुछ डोमेन फंक्शन को कहते थे पाइथन पाइथन हमसे जो है वो एक इनपुट ऑब्टेन करता था 2 है 3 है वट एवर कोई भी वैल्यू है। तो अब लिस्ट में तो हम इटसेल्फ उसमें मतलब हमने उसमें जो है वो रादर के यहाँ पे फॉर का लूप जो है वो रन कर रहे हैं सिर्फ लिस्ट में और एक सिंपल इनपुट की भी वैल्यू में कोई पर्टिकुलर डिफरेंस है या फिर लिस्ट के बारे में चले कुछ बता दें क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओके, मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूँ, लिस्ट के बारे में। और जो बाकी टोटल हमारे पास ना 4 डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें एक लिस्ट है, एक ट्यूपल है, सेट है और डिक्शनरी है। ठीक है, उसी की तरफ मैं आज जाने वाला हूँ। बस थोड़े से देख लें, अगर किसी को भी जी क्वेश्चन ठीक है तो, अदरवाइज फिर हम रिमूव करते हैं। कोई और क्वेश्चन है किसी का कल वाली क्लास में से? सर इसको गुजार दें, एक दफा जो नीचे रह गया है, एक दो पॉइंट्स जो रह गए उसको स्क्रीन शेयरिंग में ही गुजार दें ताकि देखने का कुछ पूछने वाला ना हो तो। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा था, जो कि काम आप लोगों ने पहले किया हुआ था। इसमें क्या था कि राइट ऑल दोस नंबर्स बिलो 100, 100 से नीचे हमने वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो कि 3 पे और 5 पे दोनों पे डिविजिबल हैं। तो अब हमने हर नंबर को चेक करना था। सबसे पहले तो हमने नंबर ले लिए 1 बाय 1। इस ये वाला जो फर्स्ट लाइन है वो क्या करेगी, 1 बाय 1 सभी के सभी नंबर्स को आगे पास आउट करेगी। मतलब पहले वो 1 को आगे लेके जाएगी, 0 से स्टार्ट करेगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5, सभी को आगे भेजेगी इस तरफ। वो वाला हमारा काम होगा कि हमने सभी नंबर्स जी को चेक करना है तो नंबर कैसे आएंगे। तो वो जी वाला जी काम इसने कर दिया। अब नंबर आ रहे हैं 1 बाय 1 करके, तो उस पे हमने ये चेक लगा दिया कि अगर वो उसका जो रिमाइंडर है 3 के साथ और 5 के साथ दोनों के साथ 0 रहेगा तो जीरो उसको और प्रिंट कर दे, अदरवाइज कुछ भी ना करे। हमने एल्स लगाया ही नहीं। ठीक है, तो हमने सिर्फ सिंपल इफ की कंडीशन लगाई। एल्स वाली आपकी मर्जी है, आप जी लगा ठीक सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ नंबर वो चाहिए थे जो कि 3 और 5 पे डिविजिबल हैं, तो फिर हमें एल्स की जरूरत ही नहीं थी। डिविजिबल। और उसके बाद जी फिर सर हमने ठीक था है। कि नंबर फाइंड करने थे, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको इनलिस्ट करना था। तो 10 तक हमने नंबर लिए, उसके लिए ये वाला लाइन आ गई ताकि वो नंबर्स को आगे 10 तक जो नंबर्स हैं उनको आगे पास आउट करे। और आगे फिर हमने चेक लगा दिया। ऐसे तमाम नंबर जिनको अगर 2 पे जिनका रिमाइंडर चेक करें, मॉडुलस लें और रिमाइंडर 1 आए, तो इसका मतलब होगा कि वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो वो वाले आ गए। और फिर ये इवन नंबर्स के लिए था। एक तो ये था कि आप इस तरह का कंडीशन लगा लें इफ वाली और इक्वल 0 कर दें, तब मिल जाएंगे। दूसरा ये था कि हम जो मैथ का फंक्शन होता है इवन नंबर्स वाला 2x, उसको यूज कर लें। तो यहाँ से हमें जो जनरेट होंगे नंबर वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन होंगे। बस यही था। जी सर ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, इसमें आपने कल ये भी बताया था कि किसी भी फंक्शन को स्टोर करना है डॉट पी वाई फाइल में, तो काइंडली इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें प्लीज। ओके, मैंने कहा था कि हम कोई भी फंक्शन मतलब कि फंक्शंस बना के उसको सेव कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी खुद से बना सकते हैं। जैसे पाइथन में बहुत सारी ना लाइब्रेरीज मौजूद हैं। लाइब्रेरीज एक्चुअली क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं। डेवलपर्स ने, लोगों ने फंक्शंस बना के ना रख दिए हैं लाइब्रेरी की फॉर्म में। हम उनको यूज़ कर लेते हैं, हमें उनको खुद से दोबारा लिखना नहीं पड़ता। जैसे हम इनपुट का फंक्शन यूज़ कर रहे थे, या फिर जैसे अभी मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था, जैसे रेंज भी एक फंक्शन है, रेंज हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे। लेंथ, len, लेंथ का फंक्शन जो कि बिल्ट इन है, वो भी हमने यूज़ किया। मतलब कि लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे कोई कोड नहीं लिखना पड़ा, मैंने बस उसके बाय नेम कॉल कर दिया। ये किसी और ने लिख के रख छोड़ा था, कहाँ पे रखा था, उसको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। कुछ बिल्ट इन है, कुछ के लिए हमें लाइब्रेरीज अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो इस तरह हम अपनी खुद से लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। अगर हम चलें बना लेते हैं 1 2 3 फंक्शन लिख के, तो बस मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। आपने नई फाइल बनानी, मैं इसको नाम देता हूँ माई लाइब्रेरी। ठीक है, डॉट पी वाई। ये मेरी एक पाइथन फाइल होगी, इसमें मैं अपने फंक्शंस को स्टोर कर देता हूँ। ओके, मैं फंक्शंस उठा लेता हूँ जो मैंने पहले लिखे हुए हैं। फंक्शंस कहाँ पर है, जैसे ये वाला फंक्शन
इवन ऑड वाला इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे और फंक्शन रख सकते हैं। एक दो मैं और खुद से डिफाइन करूँ। डिफाइन ऐड का एक फंक्शन लिख देता हूँ जिसमें 2 या 3 इनपुट ले और उनको क्या कर दे, रिटर्न कर दे a प्लस बी प्लस सी। चलिए 2 फंक्शन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, बाकी आप इसमें मल्टीपल फंक्शंस आप इसमें सेव कर सकते हैं और उसको फिर कॉल कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया कंट्रोल एस के साथ और फिर मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, ये मेरी फाइल रन हो गई। अब मैं चाहे इसको क्लोज भी कर दूं, कोई इशू नहीं है। अब ओके, मैं इसी फाइल में नई फाइल नहीं बनाता, अभी इसी में इसको कॉल कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ जो मैंने फंक्शन पहले बनाया हुआ है जो कि इधर पड़ा हुआ है माई लाइब्रेरी में, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। फंक्शन उसको इधर पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, इंपोर्ट, और इसका जो नाम है माई लाइब्रेरी, आपको इधर शो भी हो जाएगा कि यहाँ पे शो भी हो रहा है माई लिब। ये आप इसको इंपोर्ट करके इसको रन कर लेना। ये रन हो गया और ये इंपोर्ट हो चुका है। जब आप इस तरह इंपोर्ट करेंगे ना तो आपके पास एक नई फाइल भी यहाँ पे बनेगी पाई कैशे के नाम से। ठीक है, वो बस पड़ी रहे, उसको आपने जी कुछ नहीं सर। करना। अब ये इंपोर्ट हो गया है। जब इंपोर्ट हो गया है तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बाज़ ना यहाँ पर जैसे ये नेम है माई लाइब्रेरी, ये नाम बड़ा है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इंपोर्ट माई लाइब्रेरी एज माई लाइब्रेरी ML। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं स्मॉल, ताकि क्योंकि जब आपने फंक्शन जो इसके अंदर पड़े हुए हैं ना, जब आपने उनको यूज़ करना है तो आपने इस नाम के साथ उसको यूज़ करना है। तो मैं बजाय माई लिब हर बार लिखने के ML लिख दिया करूँगा। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। ठीक है, इस सिंटैक्स की समझ आ गई है। ये लाइब्रेरी है जिसको मैंने इंपोर्ट किया। हम ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं थे, लेकिन जो मैंने आगे लिखा ना एज ML, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए किया, माई लाइब्रेरी को शॉर्ट फॉर्म में ML। ठीक है, अब मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मैं मुझे लिखना पड़ेगा ML डॉट। जब मैंने डॉट लगाया ना तो मुझे खुद नजर आ जाएगा कि जो फंक्शन वहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 फंक्शन पड़े हुए हैं, एक ऐड का पड़ा हुआ, एक इवन ऑड का पड़ा हुआ है। ठीक है, जितने भी फंक्शन होंगे वो आपको ऊपर यहाँ पे शो हो जाएंगे जब आप डॉट लगाएंगे। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ऐड के फंक्शन को बुलाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ट्रिपल डी के साथ वहाँ पे लिखा था फंक्शन, और इसके 3 मतलब के इनपुट थे। यहाँ पर कुछ भी करेगा 4,8,5, तो मुझे इसका आंसर मिल गया। अब फंक्शन ये वाला इस फाइल में डिफाइन नहीं है, फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है माई लाइब्रेरी डॉट py में, ये वाला ऐड वाला a प्लस बी प्लस सी वाला। ऐसे इवन ऑड, लेकिन इवन ऑड क्योंकि उसी फाइल में पड़ा हुआ था इसलिए मैंने उसको कॉल नहीं किया, लेकिन आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी? ये सर समझ आ गया। थैंक यू वेरी। तो ऐसे आप मतलब कि इस तरह की कोई फाइल बना के उसमें आप चाहे हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस स्टोर करवा लें, और फिर जब जरूरत पड़े आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली उसको इंपोर्ट करना है उस फाइल को उसके नाम से। अगर उसका नाम बड़ा है तो फिर आप उसको एज के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ML। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ML की बजाय आप नाम भी लिखें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर माईलिब है तो फिर मुझे यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा। इस तरीके से तो सिर्फ इस नाम को कि ये नाम बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए हम वो लिख देते हैं एज। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर ठीक। ओके, अभी फिर हम चलते हैं ओके। अब आपको लाइब्रेरीज का तो पता चल गया। ये तो हमने खुद लाइब्रेरी बनाई थी। तो असल में लाइब्रेरीज होती क्या हैं, उसके अंदर फंक्शंस ही पड़े होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस पड़े होते हैं। अब कुछ देखते हैं जो लोगों ने लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं। आप लोग अगर VS कोड ओपन है आपका तो आप लोग ट्राई करें तो इंपोर्ट numpy। numpy को एक ट्रेडिशन है कि हम NP लिखते हैं। ठीक, आप numpy को numpy ही रहने दें। अगर शॉर्ट में लिखना है तो फिर NP लिखा जाता है, ट्रेडिशन है, मतलब जितने भी लोग numpy का यूज करते हैं वो NP ही लिखेंगे। तो कहीं पर NP अगर आ जाए तो अंडरस्टूड होता है कि ये numpy की ही बात कर रहा है।
तो आप लोग ये वाला काम करके देखें तो रन होता है ये, मतलब कि इंपोर्ट होती है। ये सर हो गया, इंपोर्ट हो गया। सभी का हो गया? सर मेरे पास नहीं हो रही, ओके। नंपाई आ ही जी नहीं नहीं, रही, तो मेरे मैं पास नहीं हो रहा है। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि जब पाइथन इंस्टॉल की जाती है ना, तो ये भी इंस्टॉल हो जाती है और समटाइम्स से इंस्टॉल नहीं होती। अब अगर किसी की इंस्टॉल नहीं है, एरर आ रहा है, वो numpy को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, वो कह रहा होगा कि नो मॉड्यूल नेम numpy, कुछ इस तरह का एरर आ रहा होगा, तब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग लिखेंगे pip जी बिल्कुल यही install, एरर आ रहा है। pip install numpy कर दें। ठीक है, pip install numpy ये आप लिखेंगे, नए ब्लॉक में लिखें, और फर्स्ट लाइन में होना चाहिए, एंटर नहीं करना आपने, बस रन कर देना है, क्योंकि अगर आप एंटर करके सेकंड लाइन में चले जाएंगे तब भी ये समटाइम्स एरर दे देता है। तो आप इसको लिखें pip install numpy और उसको रन कर दें, तब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। जब इंस्टॉल हो जाएगी तब आप उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ी सी हैवी है, 1-2 मिनट ले सकती है इंस्टॉल होते हुए। जी ठीक है, इंस्टॉल हो रही हम्म। तो लाइब्रेरीज जब हम कोई यूज करेंगे, अगर वो ना होगी तो फिर आप लोगों ने उसको इसी तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, pip इंस्टॉल और आगे लाइब्रेरी का नाम आ जाएगा। अगर कोई यूज कर रहे हैं मैकबुक तो वो pip है। 3 जी हो लिखेंगे। गया इंस्टॉल और रन कर लिया बस। सही, बाकियों का भी हो गया? सर भी हो रहे हैं। जी होगी। सर एक बात पूछनी है, जी जी। बाय डिफॉल्ट जो ये लाइब्रेरीज हैं, क्या इनमें हम ऐड कर सकते हैं फंक्शंस पार्सल? उसके लिए सबसे पहले तो आप इसको एक्सप्लोर करें गिटहब पे। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, गिटहब पे सारा कुछ पड़ा हुआ है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये लाइब्रेरी बनी है, लाइब्रेरी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नए फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी फिर कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे कि वाकई उनको लगे कि ये फंक्शन काम का है, तब वो उस लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। अब ये लाइब्रेरी तो बहुत, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो कोई एक बंदा तो नहीं लिख सकता, और यही होता है कि वो कंट्रीब्यूशंस होती हैं डिफरेंट लोगों की, तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। सर ये अब और मेरा सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि मतलब जनरली नहीं, सिर्फ अपने सिस्टम के लिए। नहीं, आप एक तरह से कर भी सकते हैं, लेकिन वो आपको जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल है ना, आप अगर उस फोल्डर में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगी लाइब्रेरीज जो जो आपकी इंस्टॉल हैं। वहाँ पर numpy.py की फाइल पड़ी होगी, उसके अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके सिस्टम तक रहेगी। कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन दूसरा तरीका का, जैसे मैंने बताया कि आप अपनी लाइब्रेरी खुद से बना लें, बिल्कुल। जैसे ये माई लाइब्रेरी की तरह, इसके अंदर आप उसमें भी ऐसे फंक्शन लिखे होंगे, तो आप ऐसे अलग से भी बना सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। तो ये एक और इंपोर्ट, चीज़ आ रही है कि अगर इसके अलावा कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, उसका भी सेम मेथड होगा, pip इंस्टॉल डॉट, मतलब आगे लाइब्रेरी का नेम हो जाएगा, या डिफरेंट वे से इंस्टॉल होंगे डिफरेंट बिल्कुल लाइब्रेरीज? ऐसे ही करेंगे। अब आप एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, पांडा, पांडास उसको कहते हैं, पांडास लाइब्रेरी है। numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन, और मतलब कि न्यूमेरिक्स के इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स को डील करने के लिए, मैट्रिसेस और इसलिए वो चीज़ें सारी की सारी numpy में आ जाती हैं। एक और है पांडास, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए। इसको इंपोर्ट करके देखें, अगर इंपोर्ट होती तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप इसको भी इंस्टॉल करेंगे। पहले आप ट्राई कर लें इंपोर्ट पांडास के साथ, अगर इंपोर्ट हो जाए। और इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे ऊपर लिखा है ना numpy as np, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? import pandas as pd। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं,
जैसे हमने pd लिखा है, यहाँ पर np लिखा हुआ है, आप सिर्फ p यूज कर लें, सिर्फ ऊपर n यूज कर लें, लेकिन एक जो ट्रेडिशन है कि सभी लोग यही यूज करते हैं नाम, उस वजह से मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर आप कोई भी कोड देखने कहीं से आपको कोड मिलता है, वहां पर pd लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो पांडास की बात कर रहा होगा, np लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो numpy की बात कर रहा होगा। नहीं रन हुआ। इंस्टॉल करें pip install pandas। चलें, अब इंस्टॉल कर ही रहे हैं तो एक दो और लिख लें। लाइब्रेरीज का खैर मेरा आज था नहीं कि लाइब्रेरीज का बताऊंगा, बस पहुंच गया इधर। मैट प्लॉट लिब, इसको भी करें, ये प्लॉटिंग के लिए यूज होगी, जब हम ग्राफ बनाएंगे उसके लिए मैट प्लॉट लिब को हम यूज करेंगे। तरीका कर आपका यही रहेगा, पिप इंस्टॉल, आगे लाइब्रेरी करनी है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? मतलब इंपोर्ट एज में क्या लिखेंगे मैटप्लॉटलिब को? पीएलटी लिखा जाता है वैसे तो, जब हम इसको यूज करते हैं तो बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ, मैटप्लॉटलिब डॉट py plot एज plt। प्लॉटिंग के लिए जिसको मैं यूज करता हूँ मोस्टली, वो मैं ये लिखता हूँ, import matplotlib डॉट py plot एज plt। मतलब मैटप्लॉटलिब में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको यूज करना था सिर्फ प्लॉटिंग के लिए ही, तो डॉट py plot एज plt। जी ठीक है। कर रहे हैं इंस्टॉल आप लोग? हाँ जी कर रहे हैं। ओके। सर ये मेरे इशू आया है, वो काइंडली मैं स्क्रीन शेयर करके। सर ये numpy इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद ये दिखाएं तो ऊपर, तो इंस्टॉल नहीं हुआ। ये यही बताया पहले, ये नोट में लिखा यू मे नीड टू रिस्ट्रिक्ट द कर्नल टू यूज अपडेटेड पैकेजेस। लिखा होता है, आप इसको कर्नल को कर लें रिस्टार्ट, ऊपर अगर आप देखें ना, तो सामने आपको कर्नल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वीएस कोड के जो ऊपर टॉप पे ना लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ कोड मार्कडाउन रन ऑल रीस्टार्ट, तो जो रीस्टार्ट है वो कर्नल को रिस्टार्ट करने के लिए होता है, आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। जी इस रिस्टार्ट करने कर्नल रिस्टार्ट हो जाएगा। समटाइम्स कुछ लाइब्रेरीज में इशू आता है कि आपको स्टार्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो लिख देते हैं कि आप उसको रिस्टार्ट कर लें, और ना भी आप रिस्टार्ट करें तब भी वो चल जाता है। मैंने मुझे कहा कि शायद वो अपडेटेड वर्जन की बात कर रहे हैं, तो इसको पहले अपडेट करना पड़ेगा उसके बाद। नहीं नहीं, वो पिप की बात कर रहा है कि पिप का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, PIP, पिप के थ्रू आप इसको जी जी इंस्टॉल कर रहे हैं लाइब्रेरी को, तो वो कह रहा है कि पिप का एक नया वर्जन है, और उसने आपको बताया कि उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसने पूरी कमांड लिख दी है। जी। बाकी उस लाइब्रेरी का कोई इशू नहीं था। नमपई आपने कर लिया तो फिर पांडास को भी कर लें, अगर पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो। आपकी फाइल कोई भी नहीं पड़ी हुई, 01 पड़ी हुई है, बाकी आपने कोई भी काम नहीं किया होगा। सर इसी में सारा कुछ किया हुआ 01 में, अच्छा, अब ये कह रहा के नो अंदर मॉड्यूल ही नेम सारा वो पांडास। लूप्स तक। तो जी आप तो उसको, मतलब इस अब वो भी दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ, पिप इंस्टॉल पांडास।
ओके, उसके बाद सेम पाई भी आप लोगों ने कर लेनी है मैथमेटिक्स के लिए, हम इसको यूज करने वाले हैं आगे। अच्छा, और अभी अगर हम बात करें डाटा स्ट्रक्चर्स की, तो जो डाटा स्ट्रक्चर्स है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंटेनर्स या कोई चीज जिसमें हम डाटा स्टोर करवा सकें, उसकी बात कर रहा हूँ। डाटा स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होगा। तो हम कितनी चीज़ों में या किस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपना डाटा रख सकते हैं। एक तो आपको पता चलेगा लिस्ट। लिस्ट अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा है तो फिर हम, अगर तो सिर्फ एक वैल्यू हो तो वेरिएबल बन गया ना। अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा है तो फिर हम एक तो लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिस्ट हमारे पास क्या होती है, वो भी आपको पता चल गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मतलब अरेज को लिख देते हैं, कॉमा के साथ सेपरेटेड होती हैं। तो पहले हमारे पास आ गया लिस्ट, उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रिपल्स, फिर होता है सेट, और फिर होते हैं डिक्शनरीज। तो ये चार तरह के डाटा सेट्स हैं या डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए, वैल्यूज देने के लिए, और फिर उसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं। जी सर। तो लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इट यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे तो वो लिस्ट बनेगी। और ठीक है, बाकी चीजें जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग अभी आपको नहीं बताया। और इसमें हम क्या करते हैं कि चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, मतलब कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, डाटा हमारे पास स्टोर हो चुका है लिस्ट में, हम उस डाटा को चेंज कर सकते हैं। डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है, डाटा को चेंज किया जा सकता है लिस्ट के अंदर। जो ट्यूपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डाटा आता है इसमें ट्यूपल्स में, और हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। डाटा कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। डाटा को हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में हम कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। सेट का आप लोगों को पता ही होगा, सेट को हम कैसे लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट कर, करली ब्रैकेट्स में। और सेट की खासियत क्या होती है कि रेपिटेशन नहीं होती इसमें। अगर आप कोई वैल्यूज, मतलब सेट में हमारे पास क्या होता है, कोई वैल्यूज हम दो बार नहीं लिख सकते। जी सर। नो रिपीटिंग एलिमेंट्स। और इसमें क्या होता है, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। कौन सा एलिमेंट पहले लिख लें बाद में लिख लें, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेट की यह खासियत होती है।
डिक्शनरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैथमेटिक्स में तो खैर नहीं यूज़ होता। जब अगर आप डाटा साइंस या मशीन लर्निंग की बात करते हैं तब आपके पास डाइवर्स डाटा सेट्स होते हैं, तो तब वहाँ पे हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं। इसका जो कंसेप्ट होता है वो की एंड वैल्यू पे बेस करता है। मतलब इसमें हमारे पास की और वैल्यू लिखते हैं हम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, जैसे कोई हम नाम दे देंगे ए, और ये हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरी होती है। ये होती है की और ये उसकी वैल्यू है, A:1, B:2, C:3, इस तरीके से लिखते हैं। और जो सेट होता है x इज इक्वल टू, इसमें आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं। ओके, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रिपीटेड एलिमेंट्स को खत्म कर देता है, ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। तो अगर आपके पास डाटा ऐसा हो जिसमें चीज़ें रिपीट कर रही हों, रिपीट हो रही हों, लेकिन आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए हो, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको आप सेट में कन्वर्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे उनको खत्म कर देगा, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे। जी सर बिल्कुल। और ट्यूपल्स में कुछ इस टाइप का, मतलब कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट होती है, उसमें हम डाटा लिखते हैं। जैसे कोई रिकॉर्ड हो गया, उसको सेव करने के लिए, ताकि कोई और उसको मॉडिफाई ना कर सके, तो आमतौर पर ट्यूपल्स उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो लिस्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं आपके काम में, जो लिस्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, इसके अंदर आप लिखते हैं, ये आपके पास लिस्ट बन गई। ठीक है, अभी हमने जैसे अभी फॉर लूप में भी यूज़ किया था इसको। सर मैं पूछना चाहता था कि अगर हमारे पास लिस्ट विद इन लिस्ट यूज करना हो तो वो भी इजीली मतलब हम कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज़ हो सकती है, कोई इशू नहीं है। मतलब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होगा जी वो भी ठीक है। लिस्ट ही होंगे, कोई मसला नहीं है, यूज़ कर सकते हैं। जी जी, तो इसके लिए भी यही राउंड ब्रैकेट, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के आप 5 की जगह पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट जितना मर्जी आप लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। जितने मर्जी आप उसके अंदर फर्दर फिर आप लिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। जी ठीक है। अभी अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग का किसी को आइडिया है, इंडेक्स क्या होते हैं? सर सबस्क्रिप्ट में हम यूज कर रहे होते हैं लेटर्स, या फिर ओके ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास कोई सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में जो टर्म्स को हम डिनोट करने के लिए ओके, आपके पास ए एन सीक्वेंस हो गया आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट लिख लेता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट आ गई है, 1 2 3 एंड सो ऑन 4, ये एक लिस्ट बन गई मेरे पास। तो जो इंडेक्सिंग है, जैसे वहां पर मैं अगर कहता हूँ कि ए एन एक सीक्वेंस है, मुझे इसकी 5th टर्म चाहिए, तो इसका मतलब होगा A5। ठीक है, एन की जगह पर 5 रिप्लेस कर दिया तो वो 5th जो एलिमेंट है वो मेरे पास आ जाएगा। उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई टर्म चाहिए तो फिर मैं उसका इंडेक्स करूंगा, तो x के साथ में एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू साइन कर दूंगा x(4). अगर x(4) किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई जो कि वहां पे पड़ी हुई थी। अब मैंने यहाँ पर 4 किया है तो वैल्यू मेरे पास कौन सी आई है, आप काउंट करें कौन से नंबर वाली आई है। तो 5th नंबर वाली। क्यों 5th वाली क्यों आई है? क्योंकि इसका इंडेक्स सर 0 से सर स्टार्ट कल क्योंकि होता है। जीरो से स्टार्ट जीरो होता से है हम ना, जीरो स्टार्ट, से। क्योंकि कल आपने बताया था जीरो कि से पाइथन स्टार्ट। 0 से स्टार्ट लेता है, 0 से स्टार्ट उसको होता है। इनिशियल करके चलता है, तो इस वजह से तो तो 1 का इंडेक्स 0 होगा, 2 का 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 3 और 5 का हो जाएगा 4। तो इस तरीके से, तो अगर मुझे कोई इंडेक्स कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको वैल्यू साइन करूंगा तो वो वाला एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा। तो क्या इंडेक्स को रेंज पे अप्लाई कर सकते हैं? इंडेक्स को रेंज पे क्या मतलब?
थोड़ा सा और ठीक। एलिब्रेट करें क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले लिखा था, मतलब रेंज एक चंद दिन पहले हमने लिखी थी 5, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो 0 1 2 3 4 5। तो क्या इंडेक्स को हम अप्लाई करवा सकते हैं उस रेंज के किसी एक एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए? रेंज के किसी एक एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए रेंज पर इंडेक्स तो नहीं लगेगा। इंडेक्स लगेगा जैसे लिस्ट है उस पर लग जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास ट्रिपल्स हैं उन पे लग सकता है, उस पर तो नहीं लगेगा। डिक्शनरी पे भी लग जाता है, सेट पे नहीं लगता। रेंज पे भी नहीं लगता। रेंज एक फंक्शन है ना, वो कोई डाटा स्टोर नहीं कर रहा हमारा। जो चीज़ हमारे पास डाटा स्टोर कर रही होगी ना, डाटा को रख रही है, सेव कर रही है, तो उस पर हम इंडेक्स लगा के वहां से डाटा को कॉल जी। करेंगे। वो तो एक फंक्शन है जो कि हमें एक आउटपुट, उसके पीछे एक कोड लिखा हुआ है जो कि हमें उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, यहाँ तो क्लियर है। ओके, ये तो मैंने जैसे अभी एक इंडेक्स लिखा। अगर मैं ज़्यादा इंडेक्स लिखना चाहूँ, 4:7 कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। 4 से लेकर 7 तक। 4 इसका था, 4 5 6 तक चलेगा। 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। लास्ट वाला मिस हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। मतलब एक, अगर हमने डाटा का कोई एक पीस लेना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइस बोलेंगे। जो पहले अगर हम एक नंबर के साथ उसको बुला रहे हैं तो फिर वो क्या है? इंडेक्सिंग है, और इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइसिंग बोलेंगे। ये हम स्लाइस कर रहे हैं डाटा को जब हम ये कॉलम यूज करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले हम सिंपल कर रहे थे, एक्स में कोई भी वैल्यू हम साइन कर रहे थे। अभी सिर्फ वो लास्ट वाला प्रिंट करेगा, तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा जब हम मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं। फिर ये भी होता है कि आप नेगेटिव में भी इंडेक्स दे सकते हैं। अगर मैं -1 दूंगा इसको, तो उसका मतलब क्या होगा? तो -1 का मतलब ये होगा कि जो लिस्ट के एंड पर है, इसका इंडेक्स होता है -1। फिर वो यहाँ से शुरू होगा और राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। -1 इसका हो जाएगा, -2 इसका हो जाएगा, -3 इसका, -4 इसका, इस तरीके से चलेगा। माइनस में इस तरीके से चलेगा। माइनस में 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि -1 से स्टार्ट होगा। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। पहले का 0 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा आगे को। जब पीछे आएंगे तो फिर -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अभी कोई मुझे बताए, मैं 8 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँ? 9 लिखेंगे इसके लिए। नेगेटिव में क्या लिखूंगा? -4। -4 देखते हैं। ठीक है, तो 8 प्रिंट हो गया। तो आप दोनों तरफ से चल सकते हैं। इधर से जाएंगे तो आपको 8 के लिए क्या लिखना था? 9। बात कर रहा था ना। 9 लिखेंगे तो फिर वो 10 पे चला जाएगा ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 7 लिखेंगे ना? जी 7 लिखे। 7 जी लिखेंगे। जी सॉरी। या तो आप 7 लिख सकते हैं लिखना है। अगर आप लेफ्ट से चल रहे हैं। अगर आप राइट से चल रहे हैं तो फिर आप नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, माइनस के साथ भी और प्लस के साथ भी, और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। फिर मेरे पास जैसे ये लिस्ट है, मैं अपेंड भी करवा सकता हूँ लिस्ट के अंदर, और एलिमेंट को भी शामिल कर सकता हूँ। उसको हम कहते हैं अपेंड। ठीक है। अपेंड करना किसको कहते हैं? लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को शामिल कर देना। मतलब एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें हम किसी और एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। x डॉट अपेंड। जो x है वो मेरे पास क्या है?
पहले वाली लिस्ट है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 को अपेंड करवाना चाहता हूँ, तो ये हो गया। अब मैं दोबारा अगर x को प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन अब ये होगा कि अपेंड को मैं दोबारा रन नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार वो रन कर चुका है। जब दोबारा रन होगा तो वो दोबारा फिर अपेंड कर देगा। अब मैं सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ, ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया। तो अभी आप देखें ये लास्ट पे 5 आ गया। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और दोबारा रन करूंगा तो एक और 5 ऐड हो जाएगा। तो अपेंड का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के एंड में अगर आप किसी और एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप अपेंड का जो फंक्शन है उसको यूज करके इसके अंदर एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली लिस्ट के लिए है, जो हम अभी फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ लिस्ट के लिए हैं, बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अपेंड भी स्पेसिफिकली सिर्फ लिस्ट के लिए वर्क करता है। अगर एक्स मेरे पास लिस्ट ना होती तब ये उसने ये वाला अपेंड फंक्शन वर्क नहीं करना था। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? जी सर ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी? सर इसमें अगर लिस्ट में अब हमने रेपिटेशन करवानी हो हम्म, या फिर हमने गैप देना हो, जैसे हम रेंज फंक्शन में कर रहे थे कि 2 से 10 और 2 के गैप से हम लिख रहे थे वो नंबर्स। तो अगर लिस्ट में हमने रेपिटेशन करवानी हो तो वो किस तरह से करेंगे बताओ। रेपिटेशन तो वैसे हो रही है, जैसे 5 2 बार आ चुका, 3 बार आ चुका है। दूसरा अगर नहीं आपका ये तो कुछ हमने एपन को जी जी, सीक्वेंस वाइज आप यानी कि लिस्ट हमारे पास एक नंबर है ना 1 2 3 4, हमारे पास इस बोलो तरह है ना लिस्ट में 1 2 3 4। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो 3 दफा प्रिंट हो जाए। जब हमारे पास आउटपुट आए ना तो वो 3 दफा इसी तरह से लिखा आ जाएगा 1 2 3 4, फिर नीचे वाले में 1 2 3 4, फिर इस तरह से मतलब ये है मल्टीपल ना, टाइम्स अगर उसको हम आपके लेना पास चाह रहे y आ गया 1 2 3 4, मैं इसको अगर लिख लूँ, ठीक है। हैं। जी अब मैं अगर करता हूँ 4 क्रॉस y, जी एक तो ये आ गया। अब मैंने 4 क्रॉस y किया तो ये जो चीज थी ये 4 बार रिपीट होगी। पहले 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रोडक्ट करने से अगर आप उसी लिस्ट के अंदर इसी चीज को रिपीट करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। जी ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इससे और दिख रहा अगर है हम कुछ तो दोबारा। अगर हम और हम जी जी, ये भी मैं पूछना चाह रहा था, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये 4 टाइम्स आ जाए, यानी ये तो उसी लिस्ट में 4 दफा से लिखा गया है ना। हम्म, मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 दफा लिखा हुआ आ जाए कि आउट की पहली लाइन भी 1 2 3 4 और सेकंड लाइन भी थर्ड लाइन भी इस तरह से हो। 4 लिस्टें आप कर रहे हैं, 4 लिस्ट बन रहे हैं हमारे पास। जी तो वो तो फिर आप फॉर लूप के थ्रू आप लिस्ट को प्रिंट करवा लें 4 बार। वो तो सिंपल है ना, फॉर लूप आप लिखें जैसे हम लिखते हैं फॉर आई इन, वही रेंज का फंक्शन यूज करता हूँ, आर एन रेंज ऑफ 4। तो मेरे पास क्या आ जाए, अब वाई आ जाए फॉर एग्जाम्पल, सिंपल जो वाई है। ओके, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर दें आर ई टी और रिटर्न आर ई टी। तो जितनी बार भी आप लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो तो फॉर लूप के थ्रू हो जाएगा। जी जी ठीक है। सर सर जो हमने जी ऊपर किया था 4 × y किया था, और तो उसकी जो लिस्ट एलिमेंट थे वो 4 टाइम्स आगे थे, क्या आप इसको पीछे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है? ये तो ऑब्वियस है ना, जैसे नजर आ रहा है 4 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट नहीं हो रहा, जैसे वो डॉट प्रोडक्ट होता है जहाँ, वो चीज़ नहीं हो रही। बल्कि वो क्या करेगा, उसको 4 टाइम्स इसको लिख देगा। जैसे स्ट्रिंग, शायद वो आपको नहीं करवाया, स्ट्रिंग को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतनी बार वो रिपीट करता है।
तो इसका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। लिस्ट को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं, करेंगे जितने टाइम भी ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो तो उसके साथ मल्टीप्लाई होती है ना, मैथमेटिकली अगर देखें। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स उतने टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा मतलब क्यों हो रहा है पीछे इसका? अब इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर हमें इख्तलाफ मिलेगा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो जो डेवलपर ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया कि इसको करने से, क्योंकि इसके पीछे उसने की प्रोग्रामिंग है कि लिस्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने उसको बताया हुआ है कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। अब जिस बंदे ने ये वाला काम किया वो तो उस पर डिपेंड करता था कि उसने ये वाला सिंबल ही क्यों यूज किया। इसकी वजह कुछ और यूज कर लेता जिसका आउटपुट इस टाइप का आ जाता। लेकिन उसने प्रोडक्ट के थ्रू ये वाला काम करवा रहा है तो हम उसको एज इट इज ही लेके चलेंगे। हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसने क्यों किया या क्यों ऐसा हो रहा है। हमें बस देखना है कि इससे ये हो रहा है, तो अगर हमें कभी इस तरह के काम की जरूरत पड़ी तो हम ये यूज करेंगे लिस्ट के लिए, या फिर हम अपना खुद से कोई फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक वर्क करे। ठीक है सर। तो ये कह सकते हैं कि लिस्ट को एज अ सिंगल एंटिटी के तौर पे यूज किया हुआ। अपने एक याद आने के लिए आप कुछ भी, हर बंदा अपने अपनी लॉजिक बना सकता है इसके लिहाज से। लेकिन अगर खैर हम मैथमेटिक्स में तो वैसे एज अ लिस्ट को तो हम ऐसे वैसे भी प्रोडक्ट नहीं करते। हाँ, अगर हम कहें कि ये वेक्टर है या कोई और चीज़ है तो उसकी तो और चीज़ है, लेकिन लिस्ट को तो हम नहीं पर मल्टीप्लाई कर रहे होते। मैथमेटिक्स में तो ये चीज़ कोई सेंस बनाती नहीं है। और उसने इस सिंबल को यूज़ करके तो उसने कहा कि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की आउटपुट देगा। तो हमने कहा ठीक। लिस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनके बिटवीन कोई ऑपरेशन किया जा सकता है? और एक्सप्लोर करें क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपके माइंड में ज़्यादा रहता है, मुंह पे थोड़ा आता है, तो मुझे वो सही समझ नहीं लगती। उसको खुल के बताया करें कि ये पूछना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि लिस्ट में किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर किसी नंबर, जैसे हमने 5 को ऐड किया था, लिस्ट का एक पार्ट बनाया था उसको, उसको तो सवाल ये है इंसर्ट कहेंगे। एक्चुअली हम ऐड नहीं कर रहे थे, इंसर्ट इंसर्ट कर कर रहे थे, या फिर अपेंड का वर्ड जी यूज होता है या फंक्शन यूज होता है। अपेंड कर जी। तो क्या लिस्ट की कोई सी दो टर्म्स के बिटवीन कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है कोई मेंबर्स के बिटवीन एज एन आउटपुट के तौर पे? मैं अभी भी नहीं समझा। एक तो ये होता है कि आप दो लिस्टों की बात कर रहे हैं, दो लिस्टों को आप उसमें प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, दो लिस्टों के दरमियान ऑपरेशन। अब आप कह रहे हैं कि एक लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके एलिमेंट 1 और 2 या 3 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं, आप इनके दरमियान कोई ऑपरेशन जी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल इनके बिल्कुल। जब इनके दरमियान ऑपरेशन की बात करेंगे ना, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे। अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप जो इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिंपल करेंगे कि एक्स का जो इंडेक्स 1 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स का जो इंडेक्स 2 है उसके साथ। ठीक है ना, एक्स वही है ना, मैंने चेंज नहीं किया, आगे वाई आ गया था ना, और ये एक्स ही है। ठीक है, तो फिर वो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 और 2 को, तो 6 बन गया। ओके जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट को हम लिस्ट में से निकाल लेंगे, निकाल के तो वो हमारे पास सिंपल एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो उसके दरमियान आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है? इंडेक्सिंग के थ्रू आप निकाल सकते हैं। सर, और जो दो लिस्ट अगर हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे? अगर उनके दरमियान कोई ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो ऐसे ही लिस्ट को जो हमने डिनोट करवाया हुआ एक्स के साथ, दूसरी लिस्ट को वाई के साथ, तो उनके दरमियान में क्रॉस इस तरह हम करेंगे, या एडिशन जो भी हमने ऑपरेशन अप्लाई करवाना है? सारे ऑपरेशन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, आपने उसको देखना है कौन कौन से अप्लाई होते हैं। एडिशन वाला करके देखें, मतलब दो लिस्टें आपने बना ली जैसे एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई करके देखें वो होता है या नहीं होता। अगर होता है तो उसका जो आउटपुट है वो किस टाइप का है। प्लस का होगा तो फिर माइनस का भी ऑब्वियसली हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो तो नहीं होंगे, लेकिन प्लस का हो जाएगा। तो आप उसको खुद से परफॉर्म करके देखें कि वो किस तरीके से होता है और उसकी आउटपुट किस तरीके की बनती है, और उसकी लॉजिक को अपने माइंड में फिर याद रखें कि ये हम ये वाला काम कर सकते हैं। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, बाकी लोग
हाँ, नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है। ओके ठीक है, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। मैं विद इन वीक कोशिश करूंगा एटलीस्ट 2 वीडियोस, एक तो वो फंक्शंस के बारे में मजीद, और लाइब्रेरीज जैसे माई लाइब्रेरी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा और इसका आपको टास्क दूंगा। बस के टास्क में थोड़ा सा बता देता हूँ। टास्क जो मेरे माइंड में है, आपने क्या करना है कि एक लाइब्रेरी बनानी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने का मतलब ये है कि पहले तो वो चेक करे कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक फंक्शन आप ये वाला बना देंगे, एक फंक्शन आप बना देंगे जो इसका सिर्फ वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके दे, एक फंक्शन ये हो जाएगा। एक फंक्शन हो जाएगा जो इसके रूट्स निकाल के बताए। फिर इसको फिर कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, 2 फंक्शन इसके हो जाएंगे। कम से कम आपने 10 11 12 फंक्शंस उसमें ना लाइब्रेरी में ऐड करने हैं जो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रेलेवेंट हों। मैं थोड़ा सा खैर वीडियो बनाता हूँ, उसमें थोड़ा सा और मजीद इसको एलेबोरेट कर दूंगा। तो वो टास्क होगा, और फिर ये जो है लिस्ट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा, और कुछ इसके प्रैक्टिस टास्क दे दूंगा। बाकी साथ साथ लाजमी करें, लाजमी करेंगे तो फिर ही फायदा है। सिर्फ देखने से चीज़ें नहीं होंगी जब तक आप खुद से परफॉर्म नहीं करेंगे। आज की जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा कल तक। जी ठीक है सर, तो ठीक है, कर लेंगे टास्क। अच्छा सर, ये क्वाड्रेटिक वाला जो आप बता रहे हैं, जी जी। इसमें हम किसको लूप स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए बनाएंगे कोड, या किसको? जैसे ये ना, ऐसे आपके फंक्शन बनेंगे ना, डिफाइन फंक्शन, और नीचे आपका जो भी टास्क दिया गया होगा, जो भी आपने परफॉर्म करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो यहाँ पर वो डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। अगर आपने इसके रूट्स निकालने तो आपको पता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, उसके थ्रू रूट्स निकाल लेंगे। फिर अगर उसको एलिप्टिक चेक करना है, या जो भी उसकी नेचर चेक करनी है, जो भी आगे चीज़ें मैं पूछूंगा वो आपको पता ही है, और सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। वो इंटर लेवल की, जैसे हम वो डील कर रहे होते हैं ना, जी जी, वो क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन। जी सर, जो चीज़ें चेक करनी है वो थोड़ा बस जो थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा कि थोड़ा सा तरीका, क्योंकि बिल्कुल ही एक ये चीज़ होगी तो उसके लिए, क्योंकि लैटिक्स वगैरह का भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ये टास्क थोड़ा सा वे था, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा वीडियो में। ओके, मैं आइडिया दे दूंगा, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ जैसे ये हुआ है ना mylib.py फाइल, ऐसी एक फाइल ही बनानी है। उसके अंदर फंक्शन पड़े होंगे, वो फंक्शन मैं कह रहा हूँ कि 10 के करीब एटलीस्ट फंक्शंस पड़े हों, और सारे के सारे क्वाड्रेटिक जी इक्वेशन ठीक के रिलेटेड हों। मैं खैर थोड़ा सा है जी मजीद सर। एलेबोरेट कर दूंगा उसको। जी ठीक है सर। ओके, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।